गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? पता ही होगा एग्ज़ाम पास आ गए। कल हमने बात की थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने एनालिसिस किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हमने 3 यूनिट को इस प्रकार से डिसाइड किया था कि वो यूनिट कभी करके जाए, उस यूनिट के अंदर जो टॉपिक हम करके जाए तो आराम से अच्छे से मार्किंग एब्जॉर्ब कर सके। ठीक उसी प्रकार से आज हम जब बात कर रहे हैं वो है फिजिकल केमिस्ट्री की। आज हम बात किसकी करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन की। आज हम बात करेंगे भौतिक रसायन की, और भौतिक रसायन के अंदर भी मैंने ठीक इनऑर्गेनिक की तरह ही एक है ना ऐसा कंसेप्ट तैयार किया है, वो है 3 यूनिट का हमको करके जाना है। बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। 3 यूनिट ही करके जाना, बस 3 यूनिट के बेस पर आप अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी कोविड की वजह से जो पैटर्न चेंज किया है JNU ने तो बेस्ट है। सबसे पहले मैं तो फर्स्ट यूनिट की बात करता हूँ। तो फर्स्ट यूनिट हमारे के अंदर वो भी किसके 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट है आपके वो कितने पार्ट के अंदर? 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहली है वो स्पेक्ट्रो के बारे में दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है वो लाइट के बारे में दिया हुआ है, प्रकाश के बारे में दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है वो एब्जॉर्प्शन के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है? एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, अधिशोषण, अवशोषण, इस प्रकार से टर्म्स वाले आपने पढ़े ही होंगे। अब मैं ना जो मेरा टारगेट है इस प्रकार से यूनिट डिसाइड करें, वो यूनिट जो कि आपने 12th के अंदर भी पढ़ी हो, यूनिट जो आपके 12th के अंदर भी कलर कंसेप्ट किया हो, बस केवल थोड़ा सा एडवांस रूप लिया है BSc थर्ड ईयर के अंदर। तो आप उस बात को नोटिस करें। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो वो टॉपिक मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिए, वो टॉपिक आपको करके जाना। अब बेनिफिट बताता हूँ। सबसे पहले ये यूनिट क्यों ली? ये आपने अधिशोषण अवशोषण वाला जो पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन वाला, वो आपने 12th के अंदर भी आपके यूनिट है, 12th के वाला भी कंसेप्ट है। साथ ही साथ जो प्रकाश वाला होता है, ड्यूल नेचर, लाइट, फोटोन इफेक्ट, लाइट इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब आपने 12th के अंदर भी पढ़ा हुआ है। कि जो मैंने बताया कि जो पहले जो आप यूनिट वही डिसाइड किए जो अपने 12th में है, 12th के अंदर भी आपने वैसे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आपने क्लियर किए। तो इसके अंदर मैंने जो टॉपिक अब लिखे हैं वो पहले बात कर लेते हैं फटाफट कि इसमें देखो क्या है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो आपको इंपॉर्टेंट रहती है, वो करनी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर यदि छोटे क्वेश्चन की बात करें तो सीधे से डायरेक्ट पूछेगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखिए। 1 डायमेंशनल भी हो सकती है एंड 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। 1 डायमेंशनल के अंदर एक एक्सिस होगा एंड 3 डायमेंशनल के अंदर 3 एक्सिस होंगे। X, Y एंड Z तीनों एक्स एक्सिस को में यूज लेते हैं। ये आपके छोटे क्वेश्चन के, लेकिन बड़ा क्वेश्चन बनेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो वो होगा डेरिवेशन करना, जो कि मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको मैंने डेरिवेशन करना बताया था। ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आपने 12th में पढ़ा है। फोटो 12 उसके थोड़ा सा एडवांस रूप में दिया हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वही रहता है, ऐसा नहीं कि चेंज है, बट उसके अंदर कौन सा एलिमेंट उसमें अंदर यूज लिया हुआ है, कौन से किस सतह पर आकर क्या फोटोन रूप में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मुक्त होते हैं, किस प्रकार से पैकेट के रूप में फोटोन इलेक्ट्रॉन जो फोटोन होता है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के पैकेट के रूप में होता है, वो सब पूरी डिटेल में बताया हुआ है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है वो आपको करके जाना है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन प्रभाव हो गया। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत की बात करें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो आपको करके जाना है। अब पहले ही बताया हुआ है कि जो मोमेंटम होता है और मोमेंटम और जो वो पोजीशन होती है वो दोनों एग्जैक्ट टाइम पर कि उसको फाइंड आउट करना जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता। ये प्लांक विकिरण कांस्टेंट, विकिरण क्या होता है, प्लांक विकिरण कांस्टेंट की वैल्यू क्या, तो वैल्यू भी पूछ सकता है एंड उसके जो विकिरण का नियम क्या था वो भी पूछ सकता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, जो कोई मान लो पदार्थ है, वो पदार्थ किस प्रकार से प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है, पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर रहा है या कुछ थोड़ा रिमेनिंग भी कर रहा है। उस बाद डी ब्रॉगली को कंसेप्ट है। डी ब्रॉगली कंसेप्ट पे एक जो कंडीशन है वो बता देता हूँ आपको कि जो न्यूमेरिकल आएगा 100% या तो डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल आता है, छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा छोटे क्वेश्चन के अंदर। और बड़ा क्वेश्चन के अंदर डी ब्रॉगली इक्वेशन को आपको डिस्क्राइब या एक्सप्लेनेशन करने का पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पार्ट के अंदर ये था। सेकेंड पार्ट के अंदर जो होता है एब्जॉर्प्शन के बारे में दिया हुआ। किसके बारे में दिया हुआ है? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होता क्या है? अधिशोषण अवशोषण पढ़ाई होगा, अधिशोषण अवशोषण पढ़ाई होगा, एब्जॉर्ब करना। ठीक है। जिस प्रकार से कोई जैसे कि देखें डस्टर होता है, कोई जैसे या डस्टर ब्लैक होता है, या जो
स्पंज होता है, स्पंज में जैसे कोई सियाही डाल दे तो किस प्रकार से वो एब्जॉर्ब कर रही है, वो आपने 12th के अंदर ही था, इसके हिसाब से ही यूनिट बेस सबसे बेस्ट रहती है। तो भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है और जो केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ गया जाना है। बट उसके बाद ध्यान देना, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर डायरेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन, डिफरेंस पूछेगा, ये बात फिक्स है। क्या पूछेगा? डिफरेंस पूछेगा, अंतर या इसके अंदर डिफरेंस क्या है वो पूछेगा। अब लैंग्यूमर अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण और अवशोषण, ये दो कंसेप्ट आप क्लियर करके जाओगे तो पूरा काम हो जाएगा। इसमें कितने प्रकार के होते हैं अधिशोषण, किस प्रकार से होता है, इस पर लैंग्यूमर अधिशोषण का ग्राफ क्या बनता है, फ्रेंडलिस का ग्राफ क्या बनता है, उसका मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अधिशोषण क्या होता है उसके बारे में आपको करके जाना है। सो फिर अधिशोषण को प्रोवाइड करने वाला कंसेप्ट जो अधिशोषण एब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट है, एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट के अंदर मैंने केवल एक टॉपिक का नाम लिया है, केवल अधिशोषण। इस अधिशोषण के अंदर किसे कहते हैं, किस प्रकार से अधिशोषण होता है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या इसकी मेथड्स होती है, क्या एप्लीकेशंस होते हैं, उसको यदि आप करके चले जाते हो तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि फर्स्ट यूनिट का काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, पेपर का पैटर्न आ रहा है, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन कर लोगे तो और ईजी हो जाएगा। इसलिए एक यूनिट जो भी 3 यूनिट करो तो इतने बेटर करके जाओ कि एक भी क्वेश्चन जो है लीव नहीं रह जाए, यार मतलब छूटे नहीं आपसे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का मेरे हिसाब से काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है या कौन सी यूनिट है वो देखते हैं। अब आपके जो यूनिट सेकंड है, अब मैंने जो डिसाइड किया उसके अंदर यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट सेकंड के अंदर वर्ड आता है स्पेक्ट्रा। क्या वर्ड आता है? स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा, अब स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं? प्रकाश होता है, प्रकाश के तरंग के जो मापने के तरंग किस प्रकार से जो मेजर किया जाता है। स्पेक्ट्रा का जो मापने की जो मशीन है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपके सेकंड यूनिट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है वो है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर भी बेसिक पिक्चर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर। बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर का मीनिंग क्या समझना है कि भाई जो स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर है या जो इमिटेड स्पेक्ट्रोमीटर है। इमिटेड स्पेक्ट्रोमीटर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, जो एब्जॉर्ब करने वाला स्पेक्ट्रम मीटर होता है, एक इमिटेड वाला होता है, एक तो संग्रहित, एक तो उत्सर्जित वाला भी होता है और एक संग्रहित करने वाले भी होते हैं। तो स्पेक्ट्रम के तो बेसिक फीचर में से है क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर तो सेम ही है, इसमें बेसिक डिफरेंट फीचर क्या है उस बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपके मेरे हिसाब से वही बनता है स्पेक्ट्रोमीटर का। देन उसके बाद हम देखें तो इसके अंदर एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, बॉर्न ऑपेयर प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आप इस जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंदर जो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? ब्रॉन ओपर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, बॉन्ड ओपन मीनियर सन्निकटन का नियम, ऐसा ही वो हिंदी के अंदर वर्ड है, तो वो नियम दिया हुआ है। उसके अंदर बहुत इजी नियम है, इस इजी को रूल्स है, उस इजी रूल को पढ़ के जाना। वो उसमें 100 में से 99% गारंटी रहती के साथ कहता हूँ कि आपको है ना ये क्वेश्चन 100% जो टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक में से ही क्वेश्चन मिलेंगे। प्लस साथ में जो मैंने वह बात पहले से ही क्या जगह जो आपके टॉपिक है वो SPD जो सॉलिड पेपर की जो बुक है उसके अंदर भी मिल जाएगा। और जो टॉपिक मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है जो कॉलेज के अंदर, उनको मैंने ऑलरेडी उसको जो भी है वो इम्पोर्टेंट करके भी और अच्छे से मैंने लिखवाने की कोशिश की थी। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक देखें तो उसके अंदर वर्ड आता है सिलेक्शन रूल्स। ये जो भी आपके यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के अंदर कौन सी स्पेक्ट्रोमीटर दिया हुआ, कौन सा स्पेक्ट्रो वाला दिया, कौन सा मन स्पेक्ट्रो वाला दिया हुआ, IR वाला दिया हुआ, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया हुआ, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया हुआ है, कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका भी हो उसके अंदर सिलेक्शन रूल्स के अंदर सबको आपको करके जाना है। मैं यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड दोनों की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोमीटर हो, रोटेशनल वाइब्रेशनल के लिए सिलेक्शन रूल्स क्या होता है, रोटेशनल के लिए क्या होते हैं, रमन IR के लिए क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन के लिए क्या होता है, वो आपको सिलेक्शन रूल्स 100 में से 99% गारंटी के साथ कहता हूँ कि
क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस योर BSc थर्ड ईयर फिजिकल पेपर और सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिखा रहा है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, तीव्रता वाला जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी होता है उस वाला टॉपिक आएगा नेक्स्ट। और उसके बाद देखें आइसोटोप इफेक्ट, आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है। फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, हाँ एक छोटा क्वेश्चन की बात करूं तो एक और है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम के रूप में भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला 100% इसका एग्जाम्पल भी करने जाना, फॉर्मूला होता है लीनियर मॉलिक्यूल के क्या होता है, ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उनके लिए क्या होता है, अलग अलग जो मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उसको फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला भी होता है, तो वो आपको करके जाना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 100% इंपॉर्टेंट रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देन उसके बाद आपका जो मोस्ट है जो है वो है टॉपिक है एक और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बोल्ट्जमान, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके यूनिट सेकंड के अंदर स्पेक्ट्रोमीटर बेसिक डिफरेंट जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसके स्पेक्ट्रोमीटर बेसिक डिफरेंट फीचर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, बॉर्न ऑपरेंट ऑप्टिक्सोमीटर वाला जो टॉपिक है, सिलेक्शन रूल्स, सिलेक्शन रूल सेकंड और थर्ड, जो भी आपको सिलेक्शन रूल मिले वो आप सब पढ़ के जाना। 100% 99% आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा, भले वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी डेफिनेशन आ सकती है, आइसोटोप इफेक्ट पूछ सकते हैं, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। आप देख लेना पुराने प्रीवियस के पेपर, ये पे जो आपके मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये टॉपिक है ना 2016 से लगाकर 2021-20 तक जो भी आप क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से ही क्वेश्चन आ रहा है पिछले कई ईयर से, तो वो क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने सोच करके आपको सामने पेश कर रहा हूँ। देन उससे मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, एंड देन एक टॉपिक मैंने वो जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको मैं कराया था एनर्जी लेवल वाला, कि जो डायमेटिक मॉलिक्यूल होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर एनर्जी लेवल, आपको याद होगा तो इस प्रकार से मैंने बनाया भी था। इस प्रकार से एनर्जी लेवल भी बनाया, तो वो एनर्जी लेवल वाला जो डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है वो आपको करके जाना है। ये वाला जो टॉपिक है, टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप इस बता देना मुझे, बहुत इजी टॉपिक है ये टॉपिक, जो भी आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट मैंने सबको करवाए हुए, तो ये आप अच्छे से आप करके जाए, सेकेंड यूनिट का काम हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट यूनिट रहती है फिजिकल, उसके बाद फिजिकल का आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिजिकल के अंदर जो मैंने यूनिट ली है, यूनिट कौन सी ली है, वो यूनिट वही ली है जो विशेषकर आपने पढ़ी हो, जो आपके अदर सब्जेक्ट में भी काम आए, जैसे जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए तो फिजिक्स में काम आ जाएगी स्पेक्ट्रो वाली, ठीक है। तो इसके अंदर यूनिट थर्ड ली है मैंने, कौन सी ली है, यूनिट थर्ड, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, तीनों स्पेक्ट्रो वाले। आपको स्पेक्ट्रो पढ़ के ही जाना पड़ेगा। आप देन नेक्स्ट आप है ना केमिस्ट्री भी करते हो, केमिस्ट्री के अंदर तो स्पेक्ट्रो इज मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोर इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप इसके अंदर यूनिट सेकंड सॉरी यूनिट थर्ड के अंदर आपने ना देखना, इसके अंदर एक तो वाइब्रेशनल के बारे में दिया हुआ है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी साइड दिया हुआ है, वही है। यूनिट का टॉपिक, यूनिट का नाम है। अब यूनिट के नाम से मतलब नहीं है, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या बन रहे हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर फर्स्ट ऑन फर्स्ट में बात करूँ तो पहली बात मैंने सेकेंड यूनिट के अंदर भी बात की थी, सिलेक्शन रूल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेक्शन रूल 100% पूछेंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेते हो तो सिलेक्शन रूल का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा।
सिलेक्शन बहुत ईजी रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक दूसरे के अंदर, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से होते हैं डेल्टा v इक्वल टू +-1 से 0 से +2, 0 से किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल्स आपको करके जाना है, आपको पढ़ना ही है। इसे चेन नियम कहते हैं, आप हिंदी मीडियम वाले आप थोड़ा देख लेना, इंग्लिश में ये चेन नियम कहते हैं, तो ऐसा मत समझना कि सर ये चेन नियम क्या होता है, सिलेक्शन रूल ये। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जो आपके हैं जो क्वेश्चन बन रहा है वो है एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। कौन सा ऑसिलेटर? हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। देन उसके बाद एनर्जी लेवल क्या होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसको डेरिवेशन वाला है, थोड़ा सा आप कर सकते हो। नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन बनता है 3 यूनिट से, वो है डिटर्मिनेशन करना है, डिटर्मिनेशन फोर्स कांस्टेंट and determination force constant and qualitative relation of force constant, force constant। ठीक है, qualitative relation of force constant। तो ये वाला क्वेश्चन है, आप एसपीडी के अंदर देखोगे तो यह क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे पूरा मिल जाएगा। सॉलिड पेपर की जो बुक है ना, उसके अंदर देखोगे तो जो फोर्स कांस्टेंट का मतलब है बल नियतांक ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है, बल नियतांक का फॉर्मूला आएगा, उसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने की भी संभावना रहती है। ऐसा नहीं कह सकता मैं 100% नहीं कह सकता कि इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, लेकिन ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक इसकी संभावना रहती है कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन जहाँ तक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसकी कम ही संभावना होगी। देन उसके बाद फिजिक्स होता है तो 100% होता है। नेक्स्ट जो आपके जो क्वेश्चन बन रहा है उसके अंदर कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, धुरंधा की अवधारणा, जो कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये कंसेप्ट जो आपके जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी आपको जो 3 यूनिट के जो है इसके अंदर आपको ये टॉपिक मिल सकता है। एक एग्ज़ाम के अंदर आने की जो संभावना रहती है वो बहुत 100% रहती है। ये जो टॉपिक है 3 यूनिट के अंदर तो बहुत मैंने ईजी कर लिया है कि जहाँ तक कोशिश थी वहाँ तक मैंने और रिड्यूस करने की कोशिश की, ताकि जो बच्चे हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ज़्यादा है, तो मतलब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वही टॉपिक करके जाए जो उनको ईजिली कवर हो सके। ठीक है, तो उसके बाद एक और टॉपिक है उसके अंदर रहता है तो रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायमेटिक मॉलिक्यूल, रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये 3-4 टॉपिक हैं मैंने जो 3 यूनिट के अंदर जो मुझे लग रहा था हाँ इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने सिलेक्शन रूल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंसेप्ट क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि देखो अब ईजी ऐसे कैसे संभावना कैसे बन रही है कि हाँ ये आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ये नहीं है, इसलिए बन रही है क्योंकि आपका जो पैटर्न था वो ईजी कर लिया। सी पार्ट को है ना, सी पार्ट को तो पूरी तरह से क्या किया, कैंसिल कर दिया, सी पार्ट को कैंसिल किया। बट एक बात है कि सी पार्ट के अंदर जो बड़ा क्वेश्चन है उसको डिवाइडेड तो स्मॉल पार्ट के अंदर क्वेश्चन को बना सकते हो, ईजीली आराम से बना सकते हैं। तो इसको आप है ना, इसलिए मैंने जो आपको जो बताने का जो पर्पज़ है वो है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले कई साल से आ रहे हैं उस टॉपिक को उस हिसाब से हमने ये देखा। तो पार्ट सी के अंदर जो क्वेश्चन है, पार्ट सी के अंदर जो बड़ा क्वेश्चन है वो छोटा क्वेश्चन कौन से बन सकते थे उसके हिसाब से भी बताने की कोशिश की। और बी पार्ट के अंदर विशेषकर जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं मेरे हिसाब से इतना ही है, आराम से आ जाएंगे हो जाएंगे। और जहाँ तक छोटे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने बताया भी है साथ में, बट तो भी आप ध्यान देना कि जो आपके अंदर जो सॉलिड पेपर की बुक है उसके आगे जो भी है ना उसको पढ़ने की कोशिश कर लेना। और जैसे ही मान लो कोई कंसेप्ट देख रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर आप जब एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ोगे तो उसमें जब नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स के अंदर हार्मोनिक ऑसिलेटर की ऑलरेडी पहले डेफिनेशन आ जाएगी। आपको पता होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं, ठीक है, सरल आवर्ती से इंग्लिश में बोलते हैं, सरल आवर्ती गुणक कैसा बोलते हैं। सिलेक्शन चेन नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से चयन होता है, रमन स्पेक्ट्रा के लिए क्या होता है, रोटेशनल के लिए क्या होता है, क्या होता है, वाइब्रेशन के लिए क्या होता है। तो इस प्रकार से आप हम आज की बात जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पर्पज था, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, यूनिट 1, यूनिट 2
एंड यूनिट थर्ड। ठीक है, ध्यान देना। अब एक बात जो नोटिस कर रहा हूँ, अब जहाँ तक जो पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना कम रहेगी, लेकिन यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो उसका एक ही मतलब जो आपके पास जो हेल्पफुल जो बुक है वो है SPD, आप जो कह रहे हो सॉलिड पेपर विशेष कर पढ़ते हैं सभी, तो उसके अंदर जो भी आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन दिए ना वो एक बार सॉल्व करके जाना, क्योंकि उसमें से यदि क्वेश्चन कोई रिपीट होता है, रिपीट तो विशेष कर ये जो मेन टॉपिक तो मैंने बता दिया उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो भी आपके न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है तो उसकी संभावना रहेगी। तो आप वो वाला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा वो आपको कैसे करना है, सॉल्वेड पेपर से। ठीक है, इस प्रकार से जो आप जो स्ट्रेटजी बनाओगे, जो पढ़ने के तरीका बनाओगे तो आप जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके जो फिजिकल का पेपर है वो ख़राब नहीं होगा, अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से नंबर गेज कर सकते हो। और जहाँ तक फर्स्ट और सेकंड यूनिट इजी है कंपेयर टू थर्ड यूनिट के, तो आप फर्स्ट और सेकंड यूनिट को अच्छे लेवल से पूरा कंसेप्ट करके चले जाते हो। तो जहाँ तक क्योंकि यूनिट की जो बाध्यता थी वो तो हटा दी है, तो एक यूनिट के मतलब 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो, तो बी वाला पार्ट है वो मेरे हिसाब से कोई भी तरीके से गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो आप है ना, सबसे पहले तो अपने टाइमिंग भी होगा, एक दिन में 2 पेपर हो रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है कि जो मान लो उसके अंदर जो फर्स्ट ए पार्ट है, पार्ट ए है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो क्वेश्चन आ गया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, मान लो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसे कहते हैं, तो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन आता है तो केवल डेफिनेशन लिखनी है एंड देन उसकी इक्वेशन बतानी है, ना कि आप उसका डेरिवेशन करो। ठीक है, ये बात नोटिस और खास करने वाली बात है। सब BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मेरी खास बात यही रहती है कि आप मतलब जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं ना, ये वो बात इस बात को नोटिस करके जाता है कि कितना लिखना है और कैसा लिखना है। टॉप करने का मुख्य कारण क्या होता है, ऐसे तो जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते ही है ना, तो विशेषकर जो बंदे होता है वो कोई टॉप करके चला जाता है, और जो ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है तो भी वो टॉप नहीं हो पाता। मुख्य कारण इसका यही रहता है कि जो एग्ज़ाम के अंदर लिखना कैसा है। ठीक है, आपका पर्पज़ लिखने के किस प्रकार से, क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन ये आ गया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण किसे कहते हैं, तो तरंग समीकरण आ गया आपके पास, तो 1.5 घंटे का टाइमिंग है पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए, और आप क्वेश्चन तो आया 3 नंबर के अंदर, और आप क्वेश्चन का काम करो 10 नंबर का, तो आपको मिलेंगे तो 3 नंबर ही ना। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए, इस बात को आपको नोटिस करना है। ए पार्ट के अंदर मैंने कल नहीं बता पाया, तो आज मैं बता रहा हूँ कि जो ए पार्ट के अंदर जो आपके कितने वर्ड में लिखने को बोला है उतना ही काम करना है। क्वेश्चन आप बड़ा मत लिखो, उससे कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, और जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है। अब और एक अच्छी बात बताता हूँ, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आपने किया, क्वेश्चन के अंदर ये बात जो है विशेषकर जो आपने जो पोस्टुलेट की है, अवधारणा दी है, वो विशेषकर सही है, तो उसको है ना ब्लैक पेन से आप इसे थोड़ा सा अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए, ताकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो आपका जो फोकस हो एग्जामिनर का, वो सीधा से इसके अंडरलाइन की हुई जो है वो आपकी जो लाइन में है, जो आपने पोस्टुलेट दी है उसकी ओर जाए। ठीक है, तो आज आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री का था वो मैंने कम्प्लीटली फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट बता दिए। तो अब आपको क्या करना है, बस अच्छे से मेहनत करो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर SP केमिस्ट्री में आने के लिए, थैंक यू।